हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है उदारवाद की परिभाषा दें एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म को व्युत्पत्ति लैटिन शब्द लिबर से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। अतः उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकट से जुड़ी हुई है। मूलतः लिबरल विशेषण ऐसे व्यक्तियों या ऐसे सिद्धांत के साथ लगाया जाता था जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे। यह स्पष्ट करना कि उदारवाद क्या है बहुत कठिन है, क्योंकि यह कोई एक निश्चित विचारधारा नहीं है और न ही किसी विशिष्ट विचारक से बची हुई है। इतना ही नहीं, यह किसी एक कालखंड से भी जुड़ी हुई नहीं है। वास्तव में यह एक व्यापक विचारधारा है। यह एक निश्चित जीवन दर्शन है जो पूर्णतः मानव प्रवृत्ति पर आधारित है। लॉस्की ने लिखा है कि उदारवाद की परिभाषा देना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सिद्धांतों का समूह नहीं है, बल्कि यह दिमाग में रहने वाली एक आदत है। मैक्स लर्नर ने इसे इस युग का सबसे अधिक विवादास्पद शब्द कहा है। हैकर के शब्दों में, राजनीति की शब्दावली में उदारवाद एक ऐसी सामान्य धारणा है कि इसकी सटीक परिभाषा देने वाला कोई बहादुर व्यक्ति ही होगा। यह व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण है, व्यक्ति के संबंधों के बारे में विचार है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद मुक्त व्यापार के आदर्श की प्रशंसा का समर्थक है और इसके साथ ही यह उत्पादन के क्षेत्र में आंतरिक स्वतंत्रता और निर्यात के क्षेत्र में बाह्य स्वतंत्रता का भी पोषक है। यह मुक्त प्रतियोगिता का समर्थक है, जिसका अभिप्राय यह है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का मुख्य बल इस बात पर रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण स्वतंत्रता को आवश्यक शर्तें और प्रतिभूति है। यह आवश्यक रूप में राज्य के बढ़ते हुए क्रियाकलाप के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरकर सामने आया, क्योंकि राज्य के नियंत्रण का आधिक्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विस्तार के न्यूनीकरण के समान दिखाई दिया। एक विकासशील विचारधारा के रूप में 20वीं सदी में उदारवाद में नई प्रवृत्तियों एवं विचारों का उदय हुआ, जैसे बहुलवाद, लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसके अलावा 1969 के बाद उदारवादी मानव मूल्यों की पुनः स्थापना पर भी जोर दिया गया है। उदारवाद के मूल्य सिद्धांत। उदारवाद एक विशाल नदी की भांति है, जिससे बहुत सी छोटी नदियाँ मिलती है और उनसे प्रवाह क्रम में बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकल पड़ती है। उदारवाद के मूल सिद्धांत निम्नलिखित कहे जा सकते हैं। पहला, मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारधारा का सर्वप्रथम तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। यूरोप के विभिन्न देशों में मध्य युग के अंतर्गत इसात ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बंधनों में जकड़ रखा था और ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी, विशेषकर पोप, शास्त्रों का जो अर्थ बतलाते हैं वही प्रामाणिक है। लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में नव जागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों का अंधा अनुकरण करने के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ किया। जॉन लॉक और थॉमस पेन को ऐसे विचारकों में प्रमुख कहा जा सकता है। थॉमस पेन ने तो समस्त रूढ़िवादियों को बुरमाती देते हुए कहा कि मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है। इस प्रकार उदारवाद इस बात में विश्वास करता है कि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। दूसरा, इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो वृद्धि संगत न हो, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो और चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों न समझा जाता रहा हो। उदारवाद का विश्वास रहा है कि आदि प्रगति के लिए इतिहास तथा परंपराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार का विद्रोह अवश्य ही किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के उपयोगितावादी उदारवादियों ने उपयोगिता के
नाम पर पहले से चली आ रही व्यवस्था और परंपराओं का खंडन किया। उनके प्रभाव के कारण ही 19वीं सदी में इंग्लैंड के जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लेकिन उदारवादी सदैव ही विद्यमान के विरोधी नहीं रहे हैं और आज तो वे बहुत सीमा तक विद्यमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में हो गए हैं। तीसरा, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण न हो और ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादियों ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है और वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं। लॉस्की के शब्दों में, स्वतंत्रता के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है क्योंकि इसका जन्म ही समाज के किसी वर्ग द्वारा जन्म अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त विशेषाधिकार के विरोध में हुआ था। चौथा, व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य साधन। उदारवाद का मूल आधार व्यक्ति है और वे व्यक्ति को साध्य मानकर ही आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण, उनकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। समाज और राज्य तो साधन मात्र है और उनका महत्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। पाँचवां, समाज और राज्य कृत्रिम संगठन। उदारवाद समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं वस्तु कृत्रिम मानते हैं और उनका विचार है कि इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया गया। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। समाज और राज्य का संगठन उनके द्वारा अपनी निश्चित योजना के अनुसार किया गया और इस नाते व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे समाज और राज्य के संगठन में अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिवर्तन का कार्य कर सके। इस प्रकार उदारवादी न तो राज्य की प्राकृतिकता में विश्वास करते हैं और न ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का विषय पर स्वयं सिद्धांत में। छठा, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवादियों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति के कुछ जन्मजात और अनुल्लंघनीय अधिकार है जिन्हें उनके प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। उनका कथन है कि अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज या राज्य के द्वारा नहीं की गई, वरन तो इन संस्थाओं के अस्तित्व के पूर्व से विद्यमान रहे हैं और समाज तथा राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही हुई है। इस संबंध में लोक का प्राकृतिक आधिकारिक सिद्धांत विशेष प्रसिद्ध है जिसके अनुसार व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार है। सातवां, धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है जिसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किसी न किसी एक विशेष धर्म को प्रधानता प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने प्रारंभ से ही धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई। जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता का कट्टर समर्थक था। 18वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिकों ने भी चर्च और राज्य को पृथक करने के लिए आंदोलन किया और इस प्रकार के आंदोलन के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना हुई। इसके बाद तो यूरोप के सभी देशों में धर्मनिरपेक्षता की लहर ही आ गई। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श उदारवाद को एक बहुत बड़ी देन है। 8वां, शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति की ही नहीं वरन कानून की प्रधानता होनी चाहिए। शासक वर्ग भी इन कानूनों को मानने के लिए उतनी ही सीमा तक बाध्य होना चाहिए जितनी सीमा तक शासित वर्ग।
अधिशासक वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता तो ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचार शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही उदारवाद की धारणा है कि परिवर्तन हेतु शांतिपूर्ण और वैधानिक उपाय ही अपनाए जाने चाहिए। इस संबंध में 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति उनका आदर्श है। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का अंतिम किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार कहा जा सकता है। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष को स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने का अधिकार ना हो। इसी उदारवादी विचारों का अभिव्यक्ति देते हुए फ्रांस के मानवीय अधिकारों की घोषणा में कहा गया था, राष्ट्र ही तत्वतः संपूर्ण प्रभुता का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से ना प्राप्त हुई हो। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता और विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की सने सने शांतिपूर्वक प्रगति करना चाहिए और उसे अन्य राष्ट्रों की वैसी ही प्रगति में सहायता देनी चाहिए। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।